हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। मराठा साम्राज्य भाग 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया था? ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री विश्वेश्वर जी गंगाभट्ट। 14 जून 1674 को शिवाजी महाराज ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगाभट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था और यहीं पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री विश्वेश्वर जी गंगाभट्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी महाराज ने क्या नहीं किया? अपनी एक मोहर बनवाई, एक नया संवत चलाया, या फिर इन्होंने एक उपाधि धारण की थी क्षत्रिय कुल व तस्माम एवं हैदव धर्माधारक, या फिर उन्होंने सभी प्रकार के कर हटा दिए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कर हटा दिए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 14 जून 1674 को रायगढ़ में संपूर्ण वैदिक विधि विधानों के अनुकूल अपना राज्याभिषेक इन्होंने करवाया था, जिसमें मुख्य पुरोहित का कार्य गंगाभट्ट ने संपन्न कराया था। इस अवसर पर शिवाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि धारण की थी तथा अपने राज्याभिषेक के वर्ष से उसने अन्य हिंदू नरेशों की भांति एक नए संवत की प्रथा को प्रारंभ किया था। इस अवसर पर हेनरी ऑक्सीडेन उपस्थित हुआ था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से शिवाजी महाराज को उपहार भेंट किए थे और इन्होंने किसी भी प्रकार के कर को नहीं हटाया था। अपनी एक मोहर बनवाई, एक नया संवत चलाया और क्षत्रिय कुल व तस्माम यानी क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैदव धर्माधारक हिंदू धर्म का उद्धारक की इन्होंने उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक, सलेहर, जंजीरा की सिद्धियों के विरुद्ध या कोंडाणा का अभियान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक का अभियान। अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज का जो अंतिम महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था वो कर्नाटक का अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? जैसे अफजल, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की जो संज्ञा दी थी वो औरंगजेब ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी महाराज के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? 8 विद्वानों की सभा को, 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को, या 8 मंत्रियों की एक परिषद को, या शिवाजी महाराज के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में किया था। उन्होंने अपने प्रशासन में 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी महाराज शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें नजरबंद भी कर दिया गया। शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद इस प्रकार थी: पेशवा, इसमें प्रधानमंत्री, ये उसके बाद जो छत्रपति के बाद ये दूसरे नंबर की पोजीशन थी, पेशवा प्रधानमंत्री। उसके बाद मजूमदार या अमात्य, सदे नौबत, दवीर या सुमंत जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, सुरनवीस या सचिव, सेनापति, पंडित राव या धनाध्यक्ष, और न्यायाधीश या शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। सर ए नौबत का क्या अर्थ है? सेनापति, धर्म मंत्री, विदेश मंत्री या गृह मंत्री? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेनापति। सरे नौबत का अर्थ सेनापति है। सेनापति को सरे नौबत कहा जाता था। और सेनापति, इसका जो मुख्य कार्य था वो क्या था? सेना में सैनिकों को भर्ती करना, संगठन एवं अनुशासन, और साथ ही युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती करना था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेनापति। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। सूची दी हुई है 2, हमें इसमें सुमेलित करना है। तो मजूमदार अमात्य, वाकियानवीस या प्रधान, सुमंत दबीर, और सुनवीस, सुन्निस या सचिव। तो इनमें से क्या इनके अर्थ होते थे? तो मजूमदार या अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री को कहा जाता था, और वाकियानवीस या प्रधान गृह मंत्री को कहा जाता था। सुमंत या दबी जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, विदेश मंत्री। सुन्नवीस, सुन्निस या सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान को कहा जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए,
दोबारा देख लेते हैं। मजूमदार या अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री को कहा जाता था। वाकियानवीस या प्रधान गृह मंत्री को कहा जाता था। सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्री को कहा जाता था। और शुनवीस सुन्नीस या सचिव ये शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी महाराज ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया था। भूराजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। शिवाजी महाराज ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। राजस्व के प्रमुख स्रोत के रूप में भूमिकर, चौथ एवं सरदेशमुखी का प्रचलन था। इसके अतिरिक्त व्यापार कर, उद्योग कर, युद्ध में प्राप्त धन, भेंट आदि पर भी राजस्व के स्रोत थे। शिवाजी महाराज ने जमींदारी एवं जागीरदारी की व्यवस्था का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। शिवाजी महाराज के समय में कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था, और जो कालांतर में यह बढ़ के 40% हो गया था। बंजर भूमि पर से अल्प मात्रा में कर लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? राजपूत, मराठा, सिख या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मराठा वंश। चौथ 17वीं और 18वीं शताब्दी में 1/4 राजस्व प्राप्ति को कहा जाता था। यह भारत के एक जिले की राजस्व प्राप्ति या वास्तविक संग्रहण की एक चौथाई उगाई थी। यह कर शुल्क ऐसे जिले से लिया जाता था जहां मराठा मार्गाधिकार या स्वामित्व चाहते थे। यह नाम संस्कृत शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है 1/4। 1/4। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी महाराज इस आधार पर करते थे कि वो महाराष्ट्र यानी पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10, 25, 20 या 33? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10%। आय का मुख्य साधन सरदेशमुखी था। यह राज्यों की आय का 1/10 भाग होता था। राजस्व में प्रमुख स्रोत के रूप में भूमिकर, चौथे एवं सरदेशमुखी का प्रचलन था। इसके अतिरिक्त व्यापार कर, उद्योग कर, युद्ध से प्राप्त धन आदि भी राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10%। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? पागा, बरगीर एवं सिलदार, सिलदार एवं पागा बरगीर, पागा एवं बरगीर या बरगीर एवं पागा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पागा, बरगीर और सिलदार। जो स्थायी सेना थी उसको पागा या फिर बरगीर कहते थे, और जो अस्थायी सेना थी उसको सिलदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25, 5, 20 या 15? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों की एक हजारी होती थी, और 5 हजारियों के ऊपर एक पंच हजारी होता था। यह सर नौबत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और बिस्ती दिया जाता था। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण किले थे। विवरणकारों के अनुसार शिवाजी महाराज के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वो बड़ी रकम खर्च करते थे। प्रत्येक किले को तेरे नियंत्रण में रखा जाता था, जिसमें एक ब्राह्मण, एक मरा, एक कुंडली होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन 9 पायक या पद सैनिक होते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिवाजी महाराज ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी महाराज का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहां स्थापित किया गया था? कोलाबा, जंजीरा, एलिफेंटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलाबा। कोलाबा या कुलाबा मुंबई का दक्षिणी क्षेत्र है, और 16वीं सदी के पुर्तगाली साम्राज्य के दौरान इस द्वीप को कैंडल के नाम से जाना जाता था। बाद में 17वीं सदी में ब्रितानी अधिकार क्षेत्र में आने के कारण इस क्षेत्र को कोलियो के नाम से जाने लगा था। यानी कोलाबा को बाद में
अंग्रेजों ने के साम्राज्य के अंतर्गत इसको कोलियों के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलाबा। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? संभाजी, राजाराम, ताराबाई या साहू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजाराम। राजाराम ने प्रतिनिधि पद का सृजन किया था जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संभाजी एवं कवि कलश। शिवाजी महाराज के बाद क्रमशः जो दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा बना था वो संभाजी एवं कवि कलश थे। शिवाजी महाराज के ये उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। 21 मार्च 1689 को मुगल सेनापति मुखर्रबी खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी थी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संभाजी एवं कवि कलश। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? राजाराम, शिवाजी महाराज, साहू या संभाजी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साहू। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफीउद्दौला, मराठा छत्रपति राजाराम एवं मुगल बादशाह फर्रुखसियर, मराठा छत्रपति ताराबाई एवं मुगल बादशाह औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफीउद्दौला। ये जो संधि हुई थी मुगलों में मराठों के बीच कब हुई थी? 1719 ईस्वी को। ठीक है, इसको रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है और यह सीधे बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने मराठा छत्रपति साहू और सैयद बंधुओं ने मुगल बादशाह रफीउद रजात इनके नाम पर इसको किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई, येसुबाई, शहीबाई या सोयराबाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताराबाई। राजाराम की मृत्यु कब हुई थी? 1700 ईस्वी में। उसके बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने पहले पुत्र कर्ण की मृत्यु के बाद अपने छोटे पुत्र शिवाजी महाराज द्वितीय को गद्दी पर बिठाया था तथा उसकी वो संरक्षिका बन गई थी। ताराबाई थी एक बहादुर महिला थी और इसने औरंगजेब के विरुद्ध मराठों के संघर्ष को जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया था और इसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवाओं के हाथों में चली गई? साहू प्रथम, साहू सेकंड, राजाराम या प्रताप सिंह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहू प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम 1740 से 1761 ईस्वी के नेतृत्व में मराठा राज्य था। ये राज्य संघ बन गया था और वास्तविक शक्ति थी वो पेशवा के हाथ में चली गई थी। पेशवा के शासनकाल में साहू के जो उत्तराधिकारी थे ये केवल नाम मात्र के छत्रपति रह गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन है, साहू प्रथम। यही समय है जब हम विदेशियों या इन मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ये मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक था और वह बालाजी विश्वनाथ और राराबाई का बड़ा पुत्र था। इनको हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम पुर्तगालियों से इसने और सालसेट प्रदेशों की छीनने में इसने सफलता प्राप्त की थी। शिवाजी महाराज के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था
जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखलाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने सौभाग्यवश आमेर के सवाई जैसे द्वितीय के तथा छत्रसाल बुंदेला से मित्रता प्राप्त कर ली थी। 1737 ईस्वी में वह सेना लेकर दिल्ली के पासों तक गया, परंतु बादशाह की भावनाओं पर चोट पहुंचाने से बचने के लिए उसने अंदर प्रवेश नहीं किया। इस मराठा संकट से मुक्त होने के लिए बादशाह ने बाजीराव प्रथम के घोषस्तु निजामुल मुल्क को सहायता के लिए दिल्ली बुला भेजा था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ये बाजीराव प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र था और वह पिता की मृत्यु के बाद पेशवा बना था। बालाजी विश्वनाथ के समय में ही पेशवा का पद पैतृक बन गया था। बालाजी बाजीराव के समय में ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, जिसमें मराठे बुरी तरह परास्त हुए थे। इससे पहले बालाजी के समय मुगल साम्राज्य के स्थान पर हिंदू राज्य की स्थापना के लिए स्थिति अनुकूल थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मराठा साम्राज्य के संदर्भ में। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।